हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज शुरू होने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन से पता करेंगे कि किस किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इस वाली वीडियो में मैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, किस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीओ की दो विशिष्ट ऊष्माओं सीपी अपॉन सीवी का मान है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सीपी और सीवी होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दीज आर द स्पेसिफिक हीट। दोनों की दोनों स्पेसिफिक हीट हैं, बट इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये चीज हमें पता है। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने इसका रेशो पूछा है, दैट सीपी अपॉन सीवी क्या होगा। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर सीपी और सीवी की वैल्यू सीओ दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास कुछ फॉर्मूला होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, मतलब कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक फॉर्मूला हमें जो पता होना चाहिए वो है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल आर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे सीपी और सीवी क्या है, सीपी और सीपी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड आर क्या है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जो सीपी की वैल्यू और सीवी की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस। सबसे पहले जो हमारी गैस आती है वो आती है मोनो एटॉमिक गैस। कौन सी आती है, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है वो होती है 3/2R। ओके, डायटोमिक के लिए, डायटोमिक गैस यानी दो एटम वाली गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5/2R। थर्ड केस फॉर द ट्राई एटोमिक गैस। अगर हमारे पास कोई ट्राई एटोमिक गैस है उसमें दो केस आएंगे। एक तो ऐसी जो लीनियर हो, यानी उसका स्ट्रक्चर लीनियर हो। दूसरी आती है जिसका स्ट्रक्चर कोई ट्रायगोनल हो। तो सीवी की वैल्यू लीनियर स्ट्रक्चर के केस में 7/2R होती है और ट्रायगोनल के केस में 6/2R होती है। ओके, ये सीवी की वैल्यू है फ्रेंड्स, जो आपको याद रखनी है, सीवी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं सीपी की वैल्यू। तो देखो, अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से भी निकाल सकता हूं, दैट सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा आर प्लस सीवी या सीवी प्लस आर। और इसी में सीवी की वैल्यू रख करके और उसमें आर प्लस करके मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो फर्स्ट केस में जो मोनोएटॉमिक गैस है, फॉर सेम गैस दैट इज मोनोएटॉमिक गैस, सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू 5/2R। फिर हमारे पास आती है डायटोमिक गैस के लिए, और डायटोमिक गैस के लिए जो सीपी की वैल्यू होती है वो हो जाती है 7/2R। कुल मिला के सभी में R प्लस होना है, तो वही मैं कर रहा हूँ। फिर ट्राइएटोमिक गैस है, तो ट्राइएटोमिक गैस दो टाइप के स्ट्रक्चर में है, एक लीनियर स्ट्रक्चर, ओके, और दूसरा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। तो इनमें भी हमें क्या करना है, इनमें भी हमें सिंपली क्या करना है, जो सीवी की वैल्यू इसमें R प्लस करना है, तो ये हो जाएगी 9/2R और ये हो जाएगी 8/2R। अब 8/2 लिखने के साथ साथ आप इसे 4R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो वैल्यू है सभी हमने बाई 2 में लिखी, तो हमने यहाँ भी लिख दी। पॉइंट इज क्लियर। तो हमें यहाँ पर ये चीज पता लगती है कि सीपी और सीवी सभी की वैल्यू पता लग गई। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ से आपको देख के भी पता लग रहा होगा ये कैसी गैस है, इट इज अ डाई एटोमिक गैस। ये कैसी गैस है, ये एक डाई एटोमिक गैस है, इसमें दो एटम है। दो एटम किस किस के हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन है, तो डाई एटोमिक गैस हुई कि नहीं। ओके, एक ऑक्सीजन और एक
कार्बन, तो डायटोमिक गैस है। अब डायटोमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है 7/2r और Cv की वैल्यू कितनी होती है 5/2r। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, Cv की वैल्यू 5/2r और जो Cp की वैल्यू है 7/2r। इतनी बात क्लियर होगी? ओके। अब इसका हमें रेशो निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे 7/2r डिवाइडेड बाय 5/2r। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ये सिंपली बचा 7/5, दैट विल बी इक्वल टू 1.40। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ चुका। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर हुई फ्रेंड्स कि नहीं? होगी, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी वैल्यू आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे, देखो सीवी हमें पता है, सीवी हमें पता है, मान लो सीवी अगर नहीं पता तो स्टार्ट कीजिए। देखो 1 2 3, 1 दैट इज मोनोएटॉमिक, 2 दैट इज डायटोमिक, 3 इज दैट इज ट्राइएटॉमिक। ओके, अब ट्राइएटॉमिक में भी आप क्या करेंगे, दो स्ट्रक्चर खींचेंगे, एक लीनियर और एक ट्रायगोनल, यानी एक लाइन बनाएंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे। फिर ऊपर से लिखना शुरू कर दो 3 5 7 और 7 - 6। जैसे ही ट्रायगोनल करेंगे 7 - 6 आपकी सारी वैल्यू होगी, दैट इज 3/2r, 5/2r, 7/2r, 6/2r। अब ये सब होगी। जब एक बार सीवी की वैल्यू आ गई तो सीपी की वैल्यू क्या है, सब में 2+ है। अगर ये 3/2r थी तो ये 5/2r है, 5/2r थी तो 7/2r है, 7/2r थी तो 9/2r है और 6/2r थी तो 8/2r है। दैट्स इट। ये वैल्यू आप अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड आते हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। किस ताप पर माप युग में सेल्सियस तथा फahrenheit समान पाठ्यांक देता है? ये जनरली क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जाता है और बहुत ही इजी है। इसके लिए जो वैल्यू आती है वो होती है थीटा इजिकल -40 डिग्री सेल्सियस। थीटा इजिकल -40 डिग्री सेल्सियस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर होता है। जनरली इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज होती है डेल्टा डिग्री सी, यानी डेल्टा में जो चेंज होता है वो डेल्टा केल्विन के बराबर होता है। अगर कोई ये कहे दैट देयर इज अ चेंज ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस, चेंज ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस दैट विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ 150 केल्विन। ये कंसेप्ट भी आप याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु के तापमान में 150 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है तो केल्विन में कितना चेंज हुआ। अगर चेंज हम निकालें तो दोनों में सेम होता है, दोनों में सेम होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, हो गया, इजी था। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आप सोच सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप के और थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वही चीज है, आपको चाहे कोई क्वेश्चन कितना भी टिपिकल लगता हो, मैं उसको इस तरह से समझाऊंगा कि आज के बाद वो आपको इजी लगने लग जाए, क्योंकि मैं हमेशा फॉर्मूला को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, क्या चीज दी गई होगी, क्या आपको रखनी है, किस तरह से उसे समझना है। तो क्वेश्चन देख के होपलेस नहीं होना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कांसे की छड़ को किस ताप तक गर्म किया जाए कि उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाए। दिया है कांसे के लिए अल्फा का मान 0.00002 डिग्री सेल्सियस, ये है। अब इन्होंने हमें क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा कि वो ताप बताओ जिससे कांसे की जो छड़ है उस पर गर्म करने से उसकी जो भी लंबाई थी उसमें 1% की वृद्धि हो जाए। ताप हमें बताना है। तो क्या हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं? क्या आपको कुछ याद आ रहा है एक टॉपिक का जिसका नाम था लीनियर एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन, और मैंने बताया भी था लीनियर एक्सपेंशन में जब कोई आपको छड़ रोड दी जाती है, जनरली जिसमें सिर्फ लेंथ की बात हो रही हो, तो उसमें अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वो लेंथ में इंक्रीज हो जाती है। मान लो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है, तो इसमें थोड़ी सी लेंथ दैट इज डेल्टा एल इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहां से हमने एक फॉर्मूला बताया था दैट डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल्फा मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे बताया भी था। इतनी बात आपको क्लियर होगी आई थिंक। अब इसमें आप कहोगे सर हमने तो एरियल का फॉर्मूला भी बताया था, आपने एक और बताया था दैट एरियल एक्सपेंशन, यानी कि एरिया का एक्सपेंशन जब होता है, क्षेत्रीय प्रसार जिसे हम कहते हैं, सर वो भी बताया था। और साथ साथ में एक और बताया था दैट वाज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हमें ये कैसे पता लगा कि हमने यहाँ लीनियर लिया? अरे बहुत इजी है, केवल लंबाई में ही तो इंक्रीमेंट हुआ है। जब सिर्फ लंबाई में हुआ है, लंबाई में वृद्धि हुई है, तो हम लीनियर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलो इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, अब बाकी सारी चीजें उन्होंने दी है। भाई लंबाई में कितने % की वृद्धि हुई, 1% की। तो मैं ये कह सकता हूं मुझे जो दिया है डेल्टा एल बराबर 1 दिया है, 1% दिया है। ओके, अब क्या मुझे एल पता है या नहीं? बिल्कुल पता है। देखो जब भी कोई परसेंटेज की बात आती है, कितनी भी परसेंट किसी भी क्वेश्चन में बात आती है, तो हमें पता है जो एक्चुअल अमाउंट आती है, जो इनिशियल अमाउंट हो जाती है, वो हम मान लेते हैं 100। मान लो ये कहता है कि 25% की वृद्धि हुई, तो इनिशियल अमाउंट तब भी 100 ही मानते और उसमें 25% की इंक्रीमेंट हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आज मैंने जैसे अभी हाफ लाइफ पीरियड का वीडियो अपलोड किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आया कि 25% अमाउंट बच गई, तो इसका मतलब 25% किस में से बची होगी? जब हमने इनिशियल अमाउंट को 100 माना होगा, तभी तो 25% की जो बची हुई अमाउंट है निकाल सकते हैं। दैट्स इट। तो इतनी बात क्लियर है। तो जब तक इनिशियल नहीं दी जाए, परसेंटेज की बात हो रही हो, तो इनिशियल हम 100 रखते हैं, सिंपल सी बात। अब एल्फा भी हमें दिया हुआ है, एल्फा कितना है? 0.00002 पर डिग्री सेल्सियस, ये है। अब डेल्टा टी बताना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ से डेल्टा टी का बना सकते हैं, दैट विल बी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई अल्फा। ओके, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है बस। अब यहाँ पर सभी चीज की वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। डेल्टा टी विल बी इक्वल 1, भाई डेल्टा एल कितना है? 1 है, एल कितना है? 100 है, मल्टीप्लाई अल्फा कितना है? 0.00002। अब इनमें जनरली जीरो आ रही है, तो जीरो का खेल मैं बहुत इजीली करता हूँ, मैं सबको हटाता हूँ, 10 की पावर में पहुंचा दूंगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर पावर जाएगी पॉजिटिव की, लेकिन अगर मैं 100 में से जीरो हटाऊंगा तो ऊपर पावर जाएगी नेगेटिव की। दैट विल बी 10⁵ इंटू 10⁻², और नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ 2। दैट विल बी इक्वल 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। बस यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा और हमें पता लग गया कि ए की वैल्यू, जो हमारा वैल्यू आई है इसमें डेल्टा टी, दैट इज टेम्परेचर कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो कांसे की एक छड़ को 1% लंबाई वृद्धि करने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, 500 डिग्री सेल्सियस पे उसे गर्म करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? इजी लगा? ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो, हमें पता लग गया लीनियर एक्सपेंशन हमने निकाल लिया। अब सपोज वो लीनियर की वजह आपसे पूछता, एरिया ला जाता कि शीट में इतनी लंबाई बढ़ी, इतनी चौड़ाई बढ़ी, ये सब उसके वैल्यूज हैं वो दे देता, तब आप कैसे निकालते? या एरिया में ही परसेंटेज दे देता, तब हम एरिया के लिए भी सेम फॉर्मूला रखते हैं, दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब की बार जो बीटा होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है एरियल एक्सपेंशन कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो बीटा हो जाता है। अब इसमें अगर वॉल्यूम में होता है तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई गामा मल्टीप्लाई डेल्टा टी। इस बार गामा जो है हमारा क्षेत्रीय प्रसार है। अब एक और बात, मान लो किसी छड़ के लिए, एक छड़ के लिए आपसे अल्फा निकलवा लिया, लेकिन वो पूछता है कि इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना है, दैट इज बीटा कितना है। तो बीटा की वैल्यू भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2 इंटू अल्फा। ठीक है, दैट विल बी 2 इंटू अल्फा। और अगर गामा निकलवाता, दैट विल बी 3 इंटू अल्फा, 3 इंटू अल्फा। यहाँ से हमारी गामा की वैल्यू आ जाती है। ये आपस में रिलेट है जब हमारे पास एक ही मटेरियल हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अपने पास लिख लेना। क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में बढ़िया तरीके से आ गया होगा। ओके, आ गया सबको समझ में? क्लियर हुआ हाउ टू सॉल्व दैम? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए, उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था ऊष्मा का, दैट इज हीट वाला। तो उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो कंसेप्ट लगेंगे। एक तो हीट, हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी सब्सटेंस को दी हुई अमाउंट हीट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हीट से हम मास टेम्परेचर वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है, या दो सब्सटेंसेस को किसी भी तरीके से
एक दूसरे में मिक्स किया जाए, या जैसे एक सॉलिड पार्टिकल है, एक लिक्विड है, उसमें डुबाया जाए, तब जो कंसेप्ट लगता है वो कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट लगता है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगता है। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम कुछ इसी तरह का है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 किलोग्राम के एक पिंड को 10 डिग्री सेल्सियस पर 0.5 किलोग्राम के पानी में डुबाया जाता है, तो परिणामी ताप 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पिंड की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, ये हमें बताना है। ओके, इन्होंने कहा यदि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 इंटू 10³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो, तो अब समझिए इसे। इन्होंने सिंपल एक चीज कही कि एक ऑब्जेक्ट है जो 0.2 किलोग्राम का है, लगभग 200 ग्राम का है, 100 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर, और उसे इन्होंने 0.5 किलोग्राम पानी में डुबा दिया जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, और फाइनल टेम्परेचर दोनों का मिक्स होने के बाद हो जाता है 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब इन्होंने कहा कि आपको पिंड की विशिष्ट ऊष्मा बतानी है, दैट इज स्पेसिफिक हीट बतानी है उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की। पानी की इन्होंने दे दी। सबसे पहले यहाँ कैलोरीमेट्री का जो कंसेप्ट लगता है उसको समझते हैं। जो कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है वो हमें कहता है दैट हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये समझ लो, एक ऑब्जेक्ट ने या कोई भी एक सब्सटेंस ने जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हमेशा हीट को लॉस करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हमेशा हीट को गेन करेगा। ये इसमें कंसेप्ट चलता है, ये कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है। अब इसमें से कुछ भी ऑब्जेक्ट 2 मान सकते हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट 1 मान सकते हो, लेकिन वही चीज़ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमेशा लॉस वो करेगा जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गेन वो करेगा जिसके पास टेम्परेचर कम होगा। एक चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, चलते हैं अब इस क्वेश्चन को करने की ओर। हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 जो होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट 1 जो होगा वो जो भी बॉडी उसने दी दैट विल बी पिंड, हिंदी में उसमें पिंड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो भी लिखा है वो। और ऑब्जेक्ट जो 2 है यहाँ पर, जो मैंने लिखा वो यहाँ पर वाटर है, जल है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, बस अब हमें इनके फॉर्मूले देखने हैं। हीट लॉस, हीट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को दी गई ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ M द्रव्यमान होता है, S स्पेसिफिक हीट होती है, डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर होता है। ओके, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊष्मा दोगे तो वहाँ टेम्परेचर में चेंज जरूर होगा। ओके, चाहे वो ऊष्मा दे चाहे ऊष्मा कहीं से ले, उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन पे। तो हम ये कह सकते हैं दैट M1 S1 डेल्टा T1 इज इक्वल M2 S2 डेल्टा T2। ये बात समझ में आई क्यों आया भाई? हीट एक ऑब्जेक्ट ने तो लॉस करी, दूसरे ने उसे गेन करी, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए सही चीज 1, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सही चीज 2। ऑब्जेक्ट 2 क्या है हमारा? वाटर। ऑब्जेक्ट 1 है हमारी बॉडी। अब मुझे S1 निकालना है, तो क्या मैं S1 के लिए फॉर्मूला बना सकता हूं? M2 S2 डेल्टा T2 अपॉन M1 इंटू डेल्टा T1। यही तो फॉर्मूला बनेगा, और बस अब इसी में हमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू देखते हैं क्या क्या हमें दी गई है। वैल्यू क्या क्या दी गई है जल्दी से बताओ। सबसे पहली बात करते हैं कि हमें मास कितना दिया हुआ है। M1 है 0.2 किलोग्राम, और M2 है हमारा 0.5 किलोग्राम। ओके, S1 हमें बताना है, ये हमें नहीं दिया गया। S2 हमें दिया गया, दैट इज 4.2 इंटू 10⁻3, ये हमें दिया गया है। अब बात करते हैं डेल्टा T1 की। डेल्टा T1 कितना होगा? देखो, डेल्टा T1 कितना होगा बताओ भाई। 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था और 16 डिग्री सेल्सियस हो गया, दैट विल बी 100 माइनस 16। 100 माइनस 16 होगा डेल्टा T1। और डेल्टा T2 कितना होगा? T2 होगा कि जो उसने गेन किया माइनस जो उसका इनिशियल था, यानी कितना उसका बढ़ गया। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बस इन्हीं सब वैल्यूज को हमें फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स रखते हैं वैल्यू। S1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? देखो ऊपर M2 था, M2 की वैल्यू 0.5,
मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू जो उसका T2 था, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर उसका कितना था, वो था 16 - 10, और डिवाइड कर देंगे इसे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 - 16 से। तो S1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई 84। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो S1 बराबर देखो, पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट उड़ा के नीचे 10 ला सकते हो, जो ऊपर जाके माइनस चला जाएगा। तो ऊपर क्या क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻², और डिवाइड में रह जाएगा 2 इंटू 84। अब यहाँ 42 से 84 2 टाइम्स कट जाता है, 2 से 6 3 टाइम्स कट जाता है। तो ऊपर कितना बचा, S1 बराबर हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻², दैट विल बी इक्वल 7.5 इंटू 10⁻²। तो अब देख लेते हैं इसका क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। देखो आंसर जो आ रहा है इसमें, आंसर आ रहा है बी 0.75 इंटू 10⁻3। तो ये कैसे आएगा, देखो अब हमारे पास कितना आया 7.5 इंटू 10⁻², तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10⁻3, ये भी लिख सकते हैं। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। सो आंसर विल बी आ रहा है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से बस पावर के साथ खेल सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नियत दाब पर 45 डिग्री सेल्सियस तक इसके ताप को बढ़ाने के लिए सामान्य ताप पर 2 इंटू 10⁻² किलोग्राम नाइट्रोजन को कितनी ऊष्मा दी जाए यदि नाइट्रोजन का आणविक भार 28 तथा आर बराबर 8.3 जूल पर मोल केल्विन हो। फ्रेंड देखो, मैं इस चीज की बात कर रहा था कि हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो एनर्जी और गैसेस से रिलेटेड आ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं आ रहा है, इंजन इफिशिएंसी से भी नहीं आ रहा है। टीजीटी में आ रहा है, लेकिन टीजीटी में नहीं आ रहा। तो मैं टीजीटी में सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ हीट के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उनका कंसेप्ट आपके एग्जाम के लेवल के इक्वल है। जो इनसे अलग है उनको मैं नहीं कराता। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इन्होंने कहा कि नियत दाब पर क्या करा, इन्होंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। नियत दाब पर 45 डिग्री सेल्सियस तक इसके ताप को बढ़ाने के लिए सामान्य ताप पर 2 इंटू 10⁻² किलोग्राम नाइट्रोजन को कितनी ऊष्मा दी जाए, ये इन्होंने पूछा है कि ताप बढ़ाना है 45 डिग्री सेल्सियस तक उसे ले जाना है, तो कितनी ऊष्मा दी जाए, बस सिंपल। अब इस केस में फॉर्मूला तो वही लगेगा, दैट विल बी Q इज इक्वल M इंटू S इंटू डेल्टा टी, यही हमारे पास एक फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक खास बात है, एक क्या दो तीन खास बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि जो आपको बताना है R जो दिया हुआ है वो मॉल में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, मॉल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास रख के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसे किस में रखना पड़ेगा, मॉल में रखना पड़ेगा। पहली चीज, एक चीज क्लियर हुई, हम मास यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मॉल्स। सेकेंड थिंग, स्पेसिफिक हीट एस की बात करते हैं। हमें पता है स्पेसिफिक हीट वैसे तो एस होती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नियत दाब दिया हुआ है तो हम स्पेसिफिक हीट यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीपी यूज करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी सेम रहेगा। तो Q का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा N मल्टीप्लाई CP मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो ये चीज कैसे आती है, क्वेश्चन कोई कैसे आता है, उसमें क्या फॉर्मूला यूज होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। इन चीजों को हमें देखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। N इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻², और मोलर मास कितना है 28। 2 इंटू 10⁻², दैट विल बी 20/28 ग्राम में, दोनों में ये हो जाएगा। अब हमें पता है ग्राम में ये हो गया, तो बस ये रख लेते हैं और क्या, क्योंकि कैलकुलेशन अभी आगे भी है। अब सीपी की बात करते हैं। सीपी कितना होगा, सीपी बताओ इसका। सीपी मैं नहीं बता रहा हूँ, अब की बार आप बताओगे, क्योंकि हमें नाइट्रोजन गैस दी गई है और नाइट्रोजन गैस का ही जो मोलर मास दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, दैट इज N2E। अब N2 क्या है हमारे पास,
डाई एटॉमिक है। अब डाई एटॉमिक के लिए अपने आप बता दो सीपी की वैल्यू क्या होगी। अरे अभी तो बताई थी 7/2 R, दैट विल बी इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 8.3। आर की वैल्यू 8.3 दी गई है। हो गया, सब कुछ पता लग गया, बस अब क्यू निकालना है। तो लेट्स कैलकुलेट द क्यू विल बी इक्वल टू, सबसे पहले एन 20/28 मल्टीप्लाई सीपी 7/2 इंटू 8.3 मल्टीप्लाई डेल्टा टी दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। 45 हो गया। ओके, अब आप कहोगे सर आपने 45 डिग्री सेल्सियस ही क्यों नहीं लिया, यहाँ पर केल्विन वगैरह क्यों नहीं लिया? क्या इसका आप मुझे बता सकते हो कि मैंने यहाँ डेल्टा टी में 45 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रख लिया, 45 ही क्यों रख लिया, सेल्सियस को केल्विन में चेंज क्यों नहीं करा? करना चाहिए था, जब सारी चीज केल्विन में है, करना चाहिए था, करा क्यों नहीं? बोलो बोलो, चीजें समझ में आनी चाहिए ना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि उसने कहा 45 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, इसका मतलब है यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 45 डिग्री सेल्सियस, यानी जो भी तापमान था उसमें 45 डिग्री बढ़ाना है। तो इट इज द चेंज इन टेम्परेचर, और मैंने कहा था जब भी चेंज इन टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा वो डिग्री केल्विन के बराबर होगा। तो 45 डिग्री सेल्सियस 45 केल्विन के बराबर हुआ। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखा, केल्विन में ही रखा है, बट बिकॉज द चेंज इज इक्वल, क्योंकि चेंज इक्वल है इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ठीक बात समझ में आई? अब बाकी अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू विल बी इक्वल, देखो 7 से कट गया 4 टाइम्स, 4 से कट गया 5 टाइम्स, तो ये बच गया 5 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 933.75। मेरा तो यही आ रहा है, इनका आंसर आ रहा है सी। तो चलो सी आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि 933 तो आ ही रहा है। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्मूले कहीं पे चेंज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि अगर जनरली जो फॉर्मूला होता है वो Q इक्वल एम एस डेल्टा टी होता है, लेकिन गैसेस के केस में हम यूज करेंगे एन सी पी डेल्टा टी। एन सी पी डेल्टा टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सी पी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा टी। अब अगर यहाँ पे नियत आयतन दे दिया जाता तब हम सी भी यूज करते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एनटीपी पर 1 ग्राम हीलियम गैस की दो मुख्य विशिष्ट ऊष्माओं के बीच का अंतर कितना होगा? यदि एच ई का आणविक भार 4, जे बराबर 4.186 जूल पर कैलोरी, आर बराबर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन हो। दो विशिष्ट ऊष्माओं के बीच अंतर बताना है। What is the difference between the two main specific heat of 1 gram of helium at NTP? The molecular weight of the helium is 4, J is equal 4.186 and R is 8.31। अब इसमें हमें एक चीज पता है कि जो डिफरेंस होता है स्पेसिफिक हीट का वो होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल आर। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, मेयर्स फॉर्मूला कहलाता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल आर। Cp क्या होता है? Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, आर इज द गैस कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ चीजें हैं, वो ध्यान से रखना। मैं चाहूं तो इसका अंतर सिर्फ आर के बराबर लिख दूं, क्योंकि उसने अंतर ही तो पूछा है, डिफरेंस ही तो पूछा है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला तो यही होता है। सो 8.31 आना चाहिए आंसर। भाई Cp माइनस Cv इज इक्वल आर होता है, यही इसका डिफरेंस भी है, तो आंसर क्या आना चाहिए था 8.31। लेकिन
आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर 8.31 को हम देखें तो ऑप्शन में नहीं है पहली बात तो, और फिर अगर इतना सिंपल ही होता तो वो इतनी सारी चीजें बताता क्यों, वो तो वैसे ही पूछ लेता। अब उसने इतनी सारी चीजें बताई भी हैं, ऑप्शन दिए भी हैं, जिसमें कि 8.31 कहीं भी नहीं है, तो क्या चीज अलग है, एक छोटी सी चीज अलग है, लेकिन पहले मैं उसे लिख देता हूं। देखो, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, जो कि है 8.31 जूल पर मॉल पर केल्विन, यही तो है, जूल पर मॉल पर केल्विन। 8.31 मेरा आंसर आ गया, डिफरेंस है यही होना है। लेकिन अब जरा ऑप्शंस पे ध्यान देना, ऑप्शन पे अगर मैं ध्यान दूं तो इन्होंने लिखा है कैलोरी पर ग्राम केल्विन, और मेरे पास आंसर आ रहा है जूल, मॉल और केल्विन में। यानी कि मुझे जूल को बदलना पड़ेगा कैलोरी में, और मॉल को बदलना पड़ेगा ग्राम में। मॉल की जगह क्या आना चाहिए मेरा, ग्राम, और जूल की जगह क्या आना चाहिए, कैलोरी। तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी। भाई अगर मुझे मॉल की जगह ग्राम में बदलना है तो डिवाइड किससे कर लूं, मोलर मास से, और जूल की जगह कैलोरी में बदलना है तो एक जूल में कितनी कैलोरी देते हो उससे मैं डिवाइड कर दूं इसको। तो यहाँ पे सीपी माइनस सीवी बराबर जो 8.31 मेरा है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा दो चीजों से, दैट इज मोलर मास ऑफ हीलियम एंड द वैल्यू ऑफ जे, दैट विल बी इक्वल 8.31 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4.816, या 4.2 भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग लगभग हमारा 0.496 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0.496 के इक्वल आ जाएगा, तो यहां पर आंसर होता है बी। सो क्लियर, समझ में आया। अब यहां से मैंने आपको दो चीज बता दी कि अगर आपको बाकी कुछ भी ना दिया हो और डायरेक्ट आपको आर की वैल्यू बतानी हो जूल पर मॉल केल्विन में, तब तो वैल्यू 8.31 ही होगी। ओके, अगर आपको जूल मॉल केल्विन में ना बतानी हो, जैसे इन्होंने थोड़ा सा हमें अलग से दिया कि कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में बताओ, तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो कैलोरी में बदलना पड़ेगा, जूल में दिया है कैलोरी में बदलना पड़ेगा, मॉल में दिया है ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो इस तरह की चीजें ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टिपिकल बनती हैं, इनके क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते जनरली। जो सबसे ज्यादा डाउट होता है वो ये कहता है सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, जबकि क्वेश्चन इजी होता है, क्वेश्चन इजी होता ही है। कैलकुलेशन में इतनी चीजें नहीं है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में चीजें हैं कि हमें इस तरह की चीजें क्यों करनी पड़ी, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप जब भी हीट वाले क्वेश्चन करें आप इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर उन्हें सॉल्व करें कि क्या चीज दी है, क्या चीज पूछी है, क्या उसमें यूनिट में कोई डिफरेंस है, क्या कुछ अलग है। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2019 के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 47 है। एक पिंड 4 मिनट में 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, और 6 मिनट में 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उस कक्ष का तापमान कितना होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो किसी रूम में है, उस रूम में वो ऑब्जेक्ट 4 मिनट के अंदर उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है 61 डिग्री सेल्सियस से लेके 59 डिग्री सेल्सियस तक, और अगले 6 मिनट में मतलब बाद में 6 मिनट में होता है 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें दे दी। अब ये किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसका फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लेना, न्यूमेरिकली बताऊंगा, पहले बताता हूँ ये टॉपिक कौन से आए। ये आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम,
इस वाले से ये क्वेश्चन आया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान दो, फॉर्मूला होता है dt अपॉन dt इज इक्वल k इंटू टी माइनस टी नोट। अब इसको वो बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जेन्युइन फॉर्म में लिखा। यहां स्मॉल dt क्या है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। डी स्मॉल टी क्या है, दैट इज चेंज इन टाइम, कितने टाइम में हुआ। के हमारा कांस्टेंट होता है, एंड व्हाट इज टी, इसका खेल सबसे बड़ा है। टी इज द एवरेज टेम्परेचर। हमें जो भी तापमान देंगे हम उसमें से कोई एक एवरेज ले लेंगे, जो दोनों से हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके। जनरली दो ही टेम्परेचर रेंज दी जाती है, तो जैसे 61 और 59 दी तो दोनों को जोड़ो, 61 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 60 आ जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर पहले वाले केस में कितना है 60, दूसरे वाले केस में हो जाएगा 50। तो ये एवरेज टेम्परेचर होता है। अब टी नोट क्या होता है, टी नोट इज द रूम्स टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रूम। ये सभी चीजें इस फॉर्मूले में होती हैं। क्लियर हुआ? इसको अपने पास नोट करके रख लेना, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से एक क्वेश्चन 100% आता है, और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने का, और उसके बाद आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए हमें पास फॉर्मूला है dt अपॉन dt इज इक्वल के इंटू टी माइनस टी नोट। अब क्योंकि केस हमारे पास दो है, केस कितने हैं, दो, एक केस फर्स्ट और एक केस टू। तो केस फर्स्ट में वो कह रहा है कि 4 मिनट के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होता है 61 से लेके 59 डिग्री सेल्सियस तक। केस टू में वो कह रहा है 6 मिनट लग जाते हैं टेम्परेचर को ड्रॉप होने में 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, इतनी बात क्लियर। तो मुझे बताओ dt बराबर क्या हुआ, सॉरी कैपिटल डी, dt बराबर 61 माइनस 59 हुआ कि नहीं, और डी स्मॉल टी विल बी 4 मिनट। तो अब मैं इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा 61 माइनस 59 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल के इंटू टी माइनस टी नोट। अब टी मैंने कहा था एवरेज टेम्परेचर, एवरेज होगा 60 और माइनस टी नोट दैट इज द रूम्स टेम्परेचर जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो बस मैं यहाँ के रुक जाता हूँ। ओके, अब इसको देखो, ये हो गया 2/4 इज इक्वल के इंटू 60 माइनस टी नोट, 1/2 हो जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 इज इक्वल के इंटू 60 माइनस टी नोट। ओके, क्लियर हुआ इतना? यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, दैट इज केस 2 की। केस 2 में क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 51 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल के इंटू, अब की बार एवरेज टेम्परेचर 50 रहेगा और माइनस टी नोट, क्योंकि रूम्स टेम्परेचर तो सेम ही रहने वाला है, वो हमें पता नहीं। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं? अब यहां से कितना हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल के इंटू 50 माइनस टी नोट, दैट विल बी 1/3 इज इक्वल के इंटू 50 माइनस टी नोट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम k की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू बनाना चाहूँ तो k की वैल्यू मैं बना सकता हूँ k इज इक्वल 1/2 इंटू 60 माइनस t0, बना सकता हूँ कि नहीं? अब ये k की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इज इक्वल 1/2 इंटू 60 माइनस टी नोट इंटू 50 माइनस टी नोट। अब ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, 2 इंटू 60 माइनस टी नोट विल बी इक्वल 3 इंटू 50 माइनस टी नोट। बस इससे सॉल्व करके आपको टी नोट की वैल्यू निकालनी है। 120 माइनस 2 टी नोट, 150 माइनस 3 टी नोट। ओके, ये इधर जाके 120 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, दैट विल बी टी नोट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। यही हमारे रूम का टेम्परेचर आया। ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स एक चीज तो आपको पता लगी होगी, एक इक्वेशन से
शायद ही सॉल्व हो। हमेशा ये जनरली 2 इक्वेशन देगा एक चीज। अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो आप निकाल तो लोगे, बट गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके लिए आपको के जरूर चाहिएगा, हमें यहाँ के नहीं दिया हुआ है। तो अगर के दिया हुआ है तो सीधे सीधे T0 हम निकाल सकते हैं। ओके, और अगर हमें के दिया हुआ है और रूम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तब हम चेंज इन टेम्परेचर में से कोई सा भी निकाल सकते हैं, पहले वाला भी बाद वाला भी। मान लो उसने कहा कि 61 था, 59 हो गया। तो अगर हमें 61 दिया हुआ है, 59 नहीं दिया हुआ, लेकिन के भी दिया हुआ है, T0 भी दिया हुआ है, तब हम 59 निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशन आप कर लोगे। बस इस तरह का क्वेश्चन इस पे आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उस कृष्णिका का ताप ज्ञात कीजिए जो 5.67 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से विकिरित करता हो। यदि स्टीफन का नियतांक 5.67 × 10⁻⁵ अर्ग 7 इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर केल्विन इनवर्स 4 ये है, तो हमें उस का ताप बताना है। तो आपको पता लग गया होगा स्टीफन नियतांक दे रखा है, तो ये किस फॉर्मूले से होगा? स्टीफन के फॉर्मूला से, दैट इज स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इमिटेड रेडिएशन उसके टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहां ई क्या है? एनर्जी रेडिएटेड। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। टी इज द टेम्परेचर। अब हमें ई भी दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा ना कि दर से विकिरित करता है, तो हमें ई भी दिया हुआ है, सिग्मा भी दिया हुआ है, दैट इज स्टीफन कांस्टेंट। हमें टी बताना है, तो T⁴ विल बी इक्वल ई अपॉन सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू 5.64 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 5.67 इंटू 10⁻⁵। अब आप कहोगे सर ये इतना सब कुछ कैसे आ गया? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो एनर्जी दी थी वो वाट सेंटीमीटर स्क्वायर में दी थी, और हमें किस में रखनी होती है? जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁷ आया। जूल में कैसे कन्वर्ट करा? पहले तो वाट से आपने कन्वर्ट करा किलोवाट में, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करा, दैट्स वाई। तो यहां से कैलकुलेशन आती है। अब T⁴ बराबर क्या आ जाएगा? देखो 5.67 से 5.67 खत्म, और ये आ जाएगा 10⁻12। तो T बराबर क्या लिख सकता हूं? 10⁻12 ⁴ 1/4। भाई इधर पावर 4 है, उधर जाके √4 होता नहीं होता? तो T इक्वल कितना रहेगा? 10⁻3, दैट विल बी इक्वल 1000 डिग्री सेल्सियस। बस यही हमारा आंसर है। सॉरी, सेल्सियस नहीं, केल्विन, दैट विल बी केल्विन। ओके, सो ए इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हुआ सही से? समझ में आया? तो अब आपको एक चीज पता लगी होगी कि स्टीफन के मैंने इतने क्वेश्चंस कराए। स्टीफन लॉ पिछली 25 कोर टॉपिक की सीरीज में टॉपिक नंबर 14 था, उसमें मैंने स्टीफन लॉ और स्टीफन लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और ये क्वेश्चन उससे अलग है। जनरली मैंने आज तक किसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के, जो बहुत या तो कॉमन है या फिर कभी आ गया है बाय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया तो, या ध्यान नहीं गया तो। अदरवाइज आज तक किसी भी वीडियो में, चाहे वो वीडियो में टॉपिक आया हो, चाहे वो कोर टॉपिक्स में आया हो, कहीं भी आया हो, कोई क्वेश्चन जनरली रिपीट नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली प्रिपेयर करता हूं। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने में बिलीव नहीं करता। मैं हर एक क्वेश्चन को, एक प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन अलग ही होता है। अगर एक टॉपिक की मैं 10 बार वीडियो बना दूं, तो 10 के 10 बार आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। ओके, और इसीलिए आपके ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब ये देखें, समतापीय प्रक्रम में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य होता है। देखिए समतापीय प्रक्रम में जो वर्क डन होता है वो हमें बताना है। इसके लिए जो कल क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस। तो वर्क डन जो होता है वो होता है 2.303 nRT log base 10 V2/V1। वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है व्हेन इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में, समतापीय प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो यहां पर n नहीं है। n क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा प्रति मोल, यानी n की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो W बराबर क्या हो जाना चाहिए? 2.303
R2 log base 10 V2 अपॉन V1। लेकिन अगर मैं देखूं इन सब फॉर्मूला में 2.303 भी नहीं है, ये वैल्यू भी नहीं है। अगर मैं इस वैल्यू को हटाता हूं फ्रेंड्स, तो हमें पता है ये log बेस 10 नहीं रहता। तब मैं इसे लिख सकता हूं RT log E V2 अपॉन V1, ये मैं लिख सकता हूं। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दो, अगर हम log E को एक्सपेंड करते हैं तो वो होता है 2.303 log बेस 10, ये ध्यान देना। और log E को शॉर्ट में ln भी लिखते हैं, दैट इज नेचुरल log। ओके, ये भी लिखते हैं। तो यहां से ये चीज हो गई, तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा सी। अब हमने ये सोचा कि इसमें तो 2.303 भी नहीं है, सर ने तो कुछ और बताया था, अब ये कहाँ से आ गया? तो ये फ्रेंड्स जनरल हमारी चीज़ें जो होती है वो हमें यूज़ ही करनी होती है। अब एक और है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दी, हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ और नई तरीके से क्वेश्चन दे दे, ये वाली P1 अपॉन P2। भाई ये भी तो होती है, ये भी मैंने लिखवाई थी। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये थर्मामीटर से रिलेटेड है। W मापक वाले नए तापमान मापक में पानी का हिमांक और क्वथनांक 39 डिग्री W और 239 डिग्री W है। 39 डिग्री तापमान पर नए मापक में अनुरूप तापमान होगा। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया भी था, ये दो थर्मामीटर्स का आपस में कन्वर्जन है। और आपस में कन्वर्जन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस से शुरू कर रहे हो तो डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0, ये तो होता है सेल्सियस के लिए, विच विल बी इक्वल रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट ऑफ दैट थर्मामीटर अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं। अब डिग्री सेल्सियस इन्होंने कितना दिया है? वो दिया है 39 डिग्री सेल्सियस, ये वाला कितने पे हमें बताना है। ओके, और उसकी लोअर रेंज कितनी है? 39 डिग्री W। अपर रेंज कितनी है? 239 डिग्री W। फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, दैट विल बी 39 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, विल बी इक्वल रीडिंग जो हमें निकालनी है, लोअर पॉइंट 39 अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, दैट इज 239 माइनस 39। तो 39 अपॉन 100 विल बी इक्वल R माइनस 39 डिवाइड बाय 100। ये कट गया 2 टाइम्स और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, 78 इज इक्वल R माइनस 39। R will be equal to 78 plus 39, that will be 107 degree, 117 degree W. So D is the correct answer. तो इसका आंसर हो गया डी। तो फ्रेंड्स इस तरह का भी आ सकता है, इसमें इन्होंने फॉल्टी थर्मामीटर नहीं कहा, जेन्युइन थर्मामीटर कहा, इसे कह दिया कि एक नई रीडिंग बना ली। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो फॉर्मूला यही याद रखना है। फॉर्मूले में ये फॉर्मूला दोनों सेम है बिल्कुल, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। शॉर्ट में इसे डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 लिख देते हैं बस। ओके, तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने कराए। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। ओके, सो सी यू टुमारो। और आज तक की क्लास में इतना ही।